नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी बटा वोट किसे चोट। जी हाँ, एग्जिट पोल आ चुके हैं और इन पोल में बीजेपी को जनादेश मिलता नजर आ रहा है तो कांग्रेस को झटका लगा है और कहा जा रहा है कि वोट कटवा पार्टी इस बार कांग्रेस को चोट पहुंचा रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मान रही है। वो दावा कर रही है कि सरकार तो उन्हीं की बनेगी, लेकिन सवाल ये है कि सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी समेत दूसरे दल बीजेपी और कांग्रेस में से किसका गणित बिगाड़े हैं। क्या साइकिल और हाथी इस बार कांग्रेस पर भारी पड़ने वाले हैं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार, 3 दिसंबर को किसकी नैया होगी पार? क्या साइकिल हाथी ने काटे वोट? क्या कांग्रेस के ड्रीम पर की चोट? एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं बीजेपी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने जा रही है। बीजेपी को 156 सीटें तक मिलने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन पोल के आंकड़े नतीजों में भी बदलेंगे, ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि ये सच साबित हुए तो सवाल ये उठेगा कि कांग्रेस को किसने कितनी चोट पहुंचाई, क्योंकि इस बार सपा, बसपा और जीजीपी ने चुनाव में हुंकार भरी। सपा ने खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला और 74 उम्मीदवार भी उतारे। अखिलेश ने कांग्रेस नेताओं को धोखेबाज तक बताया था और चुनाव में सबक सिखाने की अपील की थी। तो बसपा ने जीजीपी के साथ गठबंधन कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बसपा ने 174 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं आदिवासी इलाकों में सक्रिय जीजीपी ने भी 52 सीटों पर। तो क्या ये समझा जाए कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो इन्हीं दल की पहुंचाई हुई चोट का नतीजा है? हालांकि कांग्रेस का इसको लेकर अलग नजरिया है। देखिए, कई सारे एग्जिट पोल में हमें बहुमत मिल भी रहा है। एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है उसमें हमें 137 से 165 सीटें दिखाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ 2-3 दिन फुदक लें, खुश हो जाएं, क्योंकि 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वे, कांग्रेस पार्टी के पास सर्वे की सर्वा है, जो कि जनता होती है। इनका आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है, हमारी सरकार बनने जा रही है। इधर एग्जिट पोल को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने इस बार पिछले चुनाव से ज्यादा प्रयास किए और सत्ता विरोधी लहर को कम किया, लेकिन कांग्रेस को जो नुकसान बताया जा रहा है और बीजेपी को फायदा, वो साइकिल और हाथी की बदौलत है। इस पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुनिए। कांग्रेस का नेतृत्व जहां एक और पूरे चुनाव में नदारद था, न जनता के बीच में कमलनाथ जी गए, न ही उनका कोई अन्य नेता कार्यकर्ता इतनी सक्रियता के साथ चुनाव में उतरा, तो स्वाभाविक तौर पर परिणाम तो अपेक्षित ही थे। कांग्रेस को मतदान होने के बाद ही पूर्वानुमान हो गया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पराजय की ओर अग्रसर है और मध्य प्रदेश की जनता ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दृढ़ रखा है और स्वाभाविक तौर पर नतीजे भी मध्य प्रदेश के चुनावों के उसी ओर इंगित करते हैं। एग्जिट पोल महज एक अनुमान है, असल में जनादेश किस पार्टी को मिलेगा ये तो 3 दिसंबर को ही साफ होगा। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सपा, बसपा और जीजीपी ने बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के ही वोट काटे होंगे। लिहाजा इन वोट कटवा पार्टी का फायदा बीजेपी को इस चुनाव में कितना मिलेगा, ये देखने के लिए अब कुछ घंटों का और इंतजार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और एग्जिट पोल कितने एग्जिट हैं ये तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है। लेकिन जो महापोल हम बात करें कि ओवरऑल पोल की बात करें तो बीजेपी को कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि जो 8 पोल हमने देखे हैं उनमें 4 में बीजेपी को बहुमत है, 2 में कांग्रेस को और 2 में दोनों को जी कि कोई 116 से 127 तक जीत रहा है और कोई 112 से 116 तक जीत रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो ग्वालियर चंबल का जो प्रेडिक्शन आ रहा है अभी कि कांग्रेस उतना अच्छा वहाँ कर नहीं पा रही और महाकौशल में, उसका क्या कारण देने कि जो बसपा, सपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आम आदमी पार्टी जो अलग लड़े हैं उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है या बीजेपी को उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया है?
देखिए वहाँ ये जो पहले अपन को संभावना बताई गई थी, प्रिडिक्शंस बताए गए थे कि कांग्रेस पार्टी को जो है काफी लाभ है ग्वालियर चंबल अंचल में। बिल्कुल। और इसमें इसमें जो है जो तर्क दिए जा रहे थे वो तर्क भी कई बार गले उतरते थे। और लेकिन इसके साथ एक चीज जो खलती थी वो ये खलती थी कि बिना लीडरशिप के किसी भी अंचल में प्रभावशाली हो जाना राजनीतिक रूप से व्यवहारिक नहीं होता। क्योंकि सिंधिया जी जब कांग्रेस की तरफ थे तो लोग सिंधिया जी के यहाँ जाके खड़े हो जाते थे कि साहब भाजपा वाले हमारा काम नहीं कर रहे, आप हमारा काम करो। अब सिंधिया जी भाजपा में हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सिंधिया जी के पास जाकर के काम बताने वाले थे वो अब भाजपा के दरवाजे पे ही खड़े होंगे, क्योंकि सिंधिया जी भाजपा के घर में बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसके लिए वहां चले जाएं, यानी ग्वालियर चंबल अंचल में कोई बड़ा नाम नहीं बचा। दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को वहां स्थापित कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी गुना में रहते हैं, उनका बेटा भी वहीं राघवगढ़ गुना में रहते हैं। तो क्या ग्वालियर का, भिंड मुरैना का या जो है श्योपुर का, विजयनगर, इन विधानसभा क्षेत्रों के जो लोग हैं वो कोई गुना तो जाने से रहे, ग्वालियर तो मोटे तौर पर आते रहते थे सब लोग। ग्वालियर का तो एक अपना तो इन सब चीजों के कारण ये संभावनाएं बनी हुई थी कि शायद जो बताया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं खोट है या कुछ। तो एक तो ये कारण था। दूसरा एक कारण ये था कि बहुजन समाज पार्टी ने सारे नाराज निराश लोगों को अपना यहाँ प्रश्रय दे दिया। चाहे वो भाजपा की टिकट वाले हों तो भी चले गए, कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने वाले थे वो भी चले गए। और इस प्रकार से जो व्यक्तिगत वोट होता है और जो बहुजन समाज पार्टी का वोट होता है वो वोट शिफ्ट हुए हैं। उसके कारण भी किसी को ज्यादा नुकसान हुआ, किसी को कम नुकसान हुआ है, जिसके कारण आज आंकलन दिखाई दे रहे हैं। जी। आपने एक बड़े चैनल का अपने यहाँ ही अपने प्रवक्ता मित्र ने किसी ने बोला है कि एक बड़े चैनल ने कांग्रेस को बहुमत दिखाया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है कि सी वोटर्स ने जो है कांग्रेस को बहुमत दिखाया है, लेकिन वहां उन्होंने आम अवधारणा से नीचे जाकर के भाजपा को ग्वालियर चंबल अंचल में सीटें दी हैं, जिसके कारण ये सब दिख रहा है। अदरवाइज इतना बड़ा बहुमत नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं मनोज जी, जो सर्वे हैं उन सर्वे में जिनने भाजपा की सरकार दिखाई है वो तो 147-40 से ऊपर की बताई है, लेकिन जिन्होंने कांग्रेस की सरकार दिखाई है वो बिल्कुल नेट टू नेट बताई है। यदि उसके अंदर बाउंड्री लाइन बताइए तो उस बाउंड्री लाइन में प्लस माइनस यदि कर दिया जाए तब भी कहीं न कहीं खतरे जैसी घंटी बनती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, पर इनसे एक दिशा मिल जाती है कि 3 तारीख को क्या होने वाला है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है जो आपने कही है। मैं आपकी बात से अक्सर से सहमत हो जा रहा हूं कि इन छोटी पार्टियों ने जो नुकसान पहुंचाया है वैसा नुकसान यहां भी हुआ है। जैसे गुजरात में नुकसान पहुंचाया था आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में नुकसान पहुंचाया था, मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन ने नुकसान पहुंचाया है और आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है। आप देखिए, जिस सिंगरौली क्षेत्र में ये माना जा रहा था कि यहाँ कांग्रेस आगे जा सकती है, वहां भाजपा की जीत दिखाई जा रही है। इसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री जी का निरंतर वहां जाना, लोगों से कनेक्टिविटी उनकी, और इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रभावशाली होने का नुकसान जो है वो कांग्रेस को गया है। भाजपा को बल्कि यह कहें कि जो उनके उम्मीदवार थी रानी अग्रवाल, क्योंकि महापौर भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी, तो वो शायद उनका अपना प्रभाव रहा होगा पार्टी से ज्यादा। अपना प्रभाव, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। रानी अग्रवाल भाजपा की कार्यकर्ता थी एक जमाने में, बिल्कुल, और बाद में जो है वो नाराजगी के कारण इधर उधर होना हुआ है। ये तो एक बात है कि लल्लू वैश्य का टिकट कट गया वहां से, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत जो है कहते हैं अंतर वार किया है। अदरवाइज तो ये आसानी से वाला मामला था। पर एक इस पर चर्चा करने की बजाय अपन तो मूल इस बात पर रहेंगे कि छोटी पार्टियों ने इस बार कांग्रेस के सपने को चूर किया है, इसमें किसी को संदेह नहीं है, मुझे भी नहीं। ब्रजेश जी, 74 उम्मीदवार उतारे थे समाजवादी पार्टी ने। वो बसपा का हमने देखा कि ऐसे कैंडिडेट भी देखे थे कि कांग्रेस ने जिनका टिकट काटा शाम को उन्होंने दे दिया, शाम को वापस कांग्रेस ने दिया, तो जिनको कांग्रेस ने दिया तो उनका टिकट उन्होंने दे दिया। हमने सुमावली में देखा, हमने लाहौर में देखा है, हमने ये मुरैना में देखा है, हमने ये भिंड में देखा है, हमने ये अटेर में देखा है। तो ऐसी तमाम सारी सीटें हैं। तो ये जो एक प्रोजेक्शन बन रहा था कि महाकौशल में पिछली बार जो हमने देखा था कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था, वो कारण बताया जा रहा था कि इसके कारण ये है कि कमलनाथ चूँकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और इस बार भी उम्मीद थी कि चूँकि वो कांग्रेस की तरफ से घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे और ग्वालियर चंबल में कि लोगों की एक स्वाभाविक नाराज़गी है
और इसलिए वहाँ एक एज कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से मिलेगी। लेकिन जो एग्जिट पोल की अगर हम बात कर रहे हैं, जिनकी अगर सर्वे की हम बात कर रहे हैं, वो अगर हम उसको एक सिलसिलेवार देखें क्षेत्र वाइज, तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। वो कई सीटें हमने देखा है जो फंसी हुई मानी जा रही थी, बहुत नॉमिनल अंतर की बात की जा रही है। तो ये जो एक गठबंधन नहीं कर पाई कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ, जो उनकी तकरार हुई, या बसपा ने जिस प्रकार से अपने उम्मीदवार उतारे और बहुत साइलेंट प्रचार किया, हालांकि मायावती भी पहुंची थी कि उनके भले कोई उम्मीदवार ना जीते, लेकिन कई जगह उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि कांग्रेस का भी ना जीते। देखिए मनोज जी, हमने देखा है कि 2018 में बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा था। बिल्कुल। और वो सत्ता में से वंचित हो गई थी। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं लगता कि हमने कांग्रेस में भी देख लिया? एक तरह से जिस तरह से पहले चुनाव के पहले सर्वे कराए गए, ये आया कि कांग्रेस बढ़त में है, कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है, मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल है, तो कांग्रेस ने सोचा कि जनता ही चुनाव लड़ रही है, ऐसे उनके नेता भी बार बार दोहराते रहे। आप देखिए कि इसके बाद जैसे ही बीजेपी ने पूरी तरीके से, हालांकि बीजेपी लगातार चुनावी मूड में रहती है, सक्रियता रही है उसकी, लेकिन जैसे ही चुनावी मूड में आई तो आप देखिए कि पल्ला उसका भारी हो गया और कहीं ना कहीं हम देखते गए कि कांग्रेस फिसलती जा रही। पहले वो कहती थी 6 महीने पहले हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे, फिर कहने लगी हम उससे पहले कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे, लेकिन वो उम्मीदवार घोषित करने में भी समय लगा दिया उसने। इसके साथ साथ हमने देखा है कि वो मुद्दों पर फोकस नहीं कर पाई, वो उस पिच पर जाकर खेलती रही, चाहे सनातन की बात हो चाहे अन्य बात हो। वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि यदि समाजवादी पार्टी ने कोई वो रखा था, कोई प्रस्ताव रखा था, तो उन्होंने कहा अखिलेश बखलेश को छोड़िए। कौन अखिलेश अखिलेश? आप देखिए कि केंद्रीय आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा, अखिलेश यादव से चर्चा करना पड़ी और कुछ उम्मीदवारों को बदला बाद में समाजवादी पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी को भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को लग रहा था कि पिछली बार जयस का सपोर्ट हो गया था तो कुछ उसको बढ़त मिल गई थी। आदिवासियों को लेकर वो जो मुद्दे उठा रही थी, अत्याचार के मामले, वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो उतने असरकारक नहीं रहे, या वो उस तक ज़मीन तक उनको मुद्दों को एक तरह से भुना नहीं पाई उतना बड़ा चढ़ाकर, या उसको लेकर यदि लोगों में गुस्सा आना चाहिए तो वो भड़काने की कोशिश नहीं कर पाई। दूसरी तरफ बीजेपी ने यदि कोई मुद्दे उसने उठाने की कोशिश भी की, कांग्रेस ने पेशाब कांड के मामले को देखो तो किस तरह से उसको एक तरह से उन्होंने शांत करने की कोशिश की, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उसमें संज्ञान लिया और बाद में कार्रवाई हुई और जिस तरह से पैर धुलाए, तो वो नाराजगी कहीं नजर नहीं आई। तो इस बार कांग्रेस को वैसा जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जैस भी इस बार टूटी हुई थी, तो जैस के टूटने की वजह से भी आप देखिए कि नुकसान होगा। बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर लिया, लेकिन इस बार मतदाता ने शायद पहले ही मन बना लिया था कि वो जो भी करेगी इस तरह से हंग असेंबली मध्य प्रदेश में नहीं होगी। मध्य प्रदेश का ऐसा इतिहास भी नहीं रहा, 2018 जैसे परिणाम भी नहीं देगी शायद जनता, वो मन बना चुकी थी और उसका हम देख रहे हैं एग्जिट पोल में नजर भी आ रहा है। जितने भी तीसरे दल है उन्होंने ताकत लगाई, मायावती भी मैदान में उतरी, लेकिन अखिलेश ने भी धुआंधार प्रचार किया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कहीं एग्जिट पोल के हिसाब से कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश में कुछ लाभ होने वाला। दोनों ने ही एक तरह से कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है। ये जरूर एक तरह से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे लगता है कि लाडली बहना ने जो बीजेपी की मदद की, और जो बाकी के दल थे, हम मान रहे थे कि ओवैसी की पार्टी मैदान में नहीं उतरी है तो कांग्रेस को एक तरह से फायदा हो सकता है, लेकिन वो जो भरपाई जो करना थी वो इन दलों से नहीं हुई। इनके मैदान में उतरने से, मोर्चा संभालने से, चाहे मायावती के मैदान में उतरने से वैसा कांग्रेस को फायदा होता दिख नहीं रहा है। वो वोट बैंक, मुझे लगता है कि मायावती का वोट बैंक मायावती के पास रहा है। यदि शिफ्ट भी हुआ है तो कुछ योजनाओं की वजह से, चाहे समाजवादी पार्टी का हो चाहे बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक, वो बीजेपी के पाले में आए। तो इस बार वैसे कुछ फायदा होता दिख नहीं रहा अन्य दलों को, और अन्य दलों को भी इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जब परिणाम आएंगे 3 दिसंबर को तो मध्य प्रदेश की जनता एक तरह से नकार चुकी है। जैसे हम मान रहे थे कि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो सकती है, बिंद इसके लिए हमेशा ऐसा उदार रहा है कि उसने तीसरे मोर्चे को जगह देते रहे या प्रवेश कराता रहा है मध्य प्रदेश से, लेकिन इस बार वैसा भी आसार नजर नहीं आ रहा है। एग्जिट पोल पर हम भरोसा करते हैं, हालांकि 3 दिसंबर को पता चलेगा कि तीसरे दलों ने किसका कितना खेल बिगाड़ा है, उनकी कितनी मौजूदगी दर्ज हो रही है और वो कितनी सीटें ला पा रहे हैं। क्या वो जो सपने देख रहे थे तो वो कहाँ उनको हराने में कामयाब। तो शर्मा जी एक चीज, मतलब एक लाडली बहना के इम्पैक्ट हम देख रहे हैं और एक बुआ भतीजे का, कि भले वो साथ मिलके लड़े तो उनको फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये अलग अलग लड़के वो बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। और दूसरा जो जयस की बात हो रही थी, पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ गए थे हीरालाल अलावा, इस बार भी गए, लेकिन उसमें जो बिखरा हुआ, तो शायद जो बढ़त मिल सकती थी निमाड़ में कांग्रेस की, वो नहीं दिखाई दे रही है मालवा निमाड़ में। देखिए मनोज जी, हीरालाल अलावा जी के बारे में अपन सब लोग काफी बार बात कर चुके हैं जी। उन्होंने जो है
कांग्रेस के साथ जाकर पिछली बार फायदा पहुंचाया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसको कांग्रेस ने क्या दिया, ये बड़ा आदिवासी सवाल था जी। बड़ा सवाल था। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा यदि व्यक्ति गया है, हमारा युवा है, प्रतिभा है उसके अंदर, और उसको जो है हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, उसको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, उसको किसी निगम मंडल में नहीं बनाया गया। और ऐसा भी नहीं था कि पहली बार वालों को मंत्री नहीं बनाया हुआ आपने। हाँ, कैबिनेट मंत्री बनाया पहली बार वालों। तो ऐसी स्थिति में यह था कि मुख्यमंत्री जी के रूप में जब कमलनाथ जी थे, तो उनको चाहिए था कि आदिवासियों के बीच में कोई संदेश वो दे दे। इसलिए इसका कोई बहुत लाभ मुझे नहीं लगता कि होगा। और फिर जिस तरीके से काम हुआ है, बाकी जो हो, एक राजनीति की बहुत बारीक बात को आपको मनोज जी ध्यान में देना होगा। मुझे लगता है कि हम समीक्षा करते समय उस बात को देखें। बिल्कुल बिल्कुल। जितना बारीकी से भाजपा ने काम किया है इस बार के चुनाव में, सारे संगठन मंत्री लग गए थे, अन्य राज्यों से नेता आकर के उनको जो है माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से लगा दिया गया था। बड़े नेता को एक जिला दिया गया, फिर उनको विधानसभाएं दी गई, विधानसभाओं के अंदर क्षेत्र बांटे गए और उन सब के अंदर कार्यकर्ताओं को घुमाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर बचा होगा जिसमें ये लोग न गए हों। ये मैं ग्रामीण अंचलों की मूल रूप से बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल। शहरी तो ठीक है, आप और हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारे पास कोई मिलने आया कि नहीं आया। और शुरुआत में कहा भी था कि भाई उत्तर प्रदेश के या गुजरात के विधायक आकर कर क्या लेंगे यहाँ। हाँ, ये और दूसरी बात ये है कि देखिए, अब कमलनाथ जी को आज ये बात मालूम चली है कि चुनाव विजन से जीते जाते हैं, टेलीविजन से नहीं। और उनका पूरा चुनाव कैंपेन जो है वो टेलीविजन के ऊपर केंद्रित रहा। सभाओं का दौर नहीं हुआ, लोगों के बीच में जा नहीं पाए, युवा नेताओं को सक्रिय नहीं कर पाए। मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि जितना बढ़िया मैनेजमेंट कमलनाथ जी का रहता है, वैसा वो ग्राउंड जीरो पर नहीं उतार पाए उसको। और इसके चुनाव परिणाम जो है हमें दिखाई देंगे, एग्जिट पोल में भी हमें दिखाई दे रहे हैं, चुनाव परिणाम में भी दिखाई देंगे। और आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि मैंने जो कहा था, मैं जानबूझ के ये बात कह रहा हूं, मैंने जो कहा था आपके सामने और आपके चैनल पर, कम से कम सबसे बड़े चैनल ने तो उसे इंडोर्स किया है। ये मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। और आप ये देखिए कि आज तक जैसे चैनल ने मैंने जो आंकड़े बताए थे, अप्रोक्सीमेटली वही आंकड़े बताए हैं। अब आप एक चीज को देखिए कि इनने बड़े ठोक बजा करके बताए, ऐसा भी नहीं है कि ये हवा में होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल ने जो है सर्वे एजेंसी वाले से कितनी देर बातचीत की, एक वीडियो जारी हुआ उसका इनहाउस वीडियो ही चर्चा में वो ये बता रहा है कि शायद वो लोग भी संशय में और ऐसे ही उन्होंने हवा में जो है इतनी सीटें दे दी हैं, उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। मनोज जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए इसको हवा में भी कहा जा सकता है, जो हार रहा है वो कहेगा, लेकिन समीक्षा करने वाला ये कहेगा कि देखिए उनने कहा कि तेरा सर्वे में दम है तो बता, हम इतना बड़ा चैनल है, बदनाम नहीं होना चाहते। तो उसने ये कहा कि मैं ग्राउंड पर जाकर के काम किया है, मैंने जनता के बीच में वो रिपोर्ट दे रहा हूं। और आज आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, जिस व्यक्ति ने ये सर्वे किया है वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है जी, इसलिए उसकी बात पर संशय करने का कोई कारण नहीं बनता। तो एक बहुत बड़ी बात जो है ये आती, वो मध्य प्रदेश का व्यक्ति, वाराणसी का रहने वाला है वो व्यक्ति जिसने सर्वे किया है। तो ये समझने वाली चीजें हैं कि कौन सी चीज विजन से जीती जा सकती है, कौन सी टेलीविजन से। ये कमलनाथ जी को चुनाव खत्म होने के बाद समझ में आया है। और आज भी आप देख लीजिए कि वो यही बातें की जा रही है, हमारी तो सरकार बन रही है। जनता के बीच में जाकर के आग्रह करना और जनता को जाकर के ये बताना कि आप वोट दो भाई, हमारी सरकार बन रही है, ये नहीं चलता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आपको सारी चीजें करना पड़ती है। और छोटी पार्टियों के साथ जब आप अखिलेश बखलेश बोलोगे, तो वो तो खुल के बोल गया था कि ये तो बहुत घमंडी है भाई, चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। ऐसा कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने गठबंधन के दल के बारे में नहीं बोला जो अखिलेश यादव यहाँ बोल करके गए। आज तक का इतिहास नहीं है ये। तो ये है जी, इतिहास तो नहीं है, लेकिन क्या जो इतिहास रहा है मध्य प्रदेश का तीसरे दलों को लेकर, वो बदलता नजर आ रहा है और उसके कारण बहुत कुछ सिनेरियो बदलता नजर आ रहा है। 3 तारीख को देखेंगे हम ये सब। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश का इतिहास अलग रहा है। यहाँ तीसरे दल को कभी भी मध्य प्रदेश ने एक तरह से मौका नहीं दिया है। हम देखते रहे हैं कि बसपा की कभी 6-7 सीटें आ गई, समाजवादी पार्टी की 2-3 सीटें आ गई, यदि हमने देखा कम्युनिस्टों को भी उन्नति तवज्जो दी थी, लेकिन ऐसा रिमोट उन्होंने हाथ में नहीं दिया मध्य प्रदेश की जनता ने। जिस तरह से हमने देखा 2018 में परिणाम आए थे कि तीसरे दलों को लगा कि यह संभावना है हंग असेंबली बन सकती है, फिर भी 2023 में, तो इसलिए तीसरे दल यहाँ पे संभावना तलाश रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश का जो मतदाता है, मुझे लगता है वो ज़्यादा समझदार है। वो दो दलीय व्यवस्था यहाँ पे बरकरार रहने वाली है। जो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। इस बार आपको देखें वैसे आसार नहीं आएंगे या वैसे परिणाम नहीं आएंगे 2018 में आए थे कि किसी
और की संभावना है किसी की मदद से सरकार बनाना पड़े। या तो परिणाम आएंगे जो कि एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एक तरफा आ रहे हैं, या 125 से 30 से 35 तक सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। यदि इतनी सीटें यदि मिलेंगी, यदि नाराजगी रही होगी तो 130 से, आप देखिए तमाम सर्वे कह रहे हैं कि सरकार मतलब पूर्ण बहुमत से बनने वाली है, चाहे वो कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने। हवा का रुख जिस तरह से अधिकांश का एग्जिट पोल का आ रहा है वो बीजेपी के फेवर में आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे, आप अन्य के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है वहां पे, बिल्कुल उसमें स्पेस नजर नहीं आ रहा इतना। बसपा के लिए दिख रही है, जबकि हमने देखा है कि राजस्थान में पिछली बार 5 से 6 उनके 7 विधायक थे, लेकिन इस बार हमने राजस्थान में भी देखा है कि जो सिर्फ एकमात्र राज्य है जहां पे यदि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 1 से 3 तक बसपा को वहां पे सीटें मिल सकती हैं, तो आप देखिए वहां भी घटी हैं उनकी। तो मध्य प्रदेश में तो 0 बता रहे हैं, यदि अन्य भी बता रहे हैं तो वो बसपा के खाते में नहीं जा रहे हैं। तो इससे साफ संकेत है कि मतदाताओं ने मन बना लिया था, वो सिर्फ या एक ही व्यवस्था चाहता है, पूर्ण बहुमत की सरकार चाहता है, और वो जिसको भी समर्थन देगा पूर्ण समर्थन देगा। और इस तरह के हालात नहीं बनेंगे कि 2018 में हमने देखा किस तरह से बसपा का साथ लेना पड़ा, निर्दलियों का साथ लेना पड़ा, तब जाकर इससे खिचड़ी सरकार लेकिन कह सकते हैं कि भले वो ये सोच रहे हो, ये सारे राजनीतिक दल छोटे छोटे, गोंगपा हो, बसपा हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, जैसा क्लोज कॉन्टेस्ट बताया जा रहा था पहले। लेकिन अब तो ये है कि पहले तो वो जीत जाए, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जो दिख रहा है टेली हम देख रहे हैं एग्जिट पोल की, कि ये किंग मेकर ना बने, लेकिन कांग्रेस के किंग बनने की संभावना को धूमिल जरूर करते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए कि इनका कोई पार्टी का जनाधार तो है नहीं, संगठन तो है नहीं मध्य प्रदेश में। चाहे हम बसपा की बात कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी कर लें, चाहे अन्य दलों की बात कर लें, ये किन लोगों पर भरोसा करते हैं? जिनका कांग्रेस ने टिकट काटा है या कांग्रेस से नाराज है उनको उम्मीदवार बना देते हैं। बीजेपी से यदि नाराज है, उसको टिकट नहीं मिला है, तो चाहे हम आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, ममता मीणा को, चाहे हम इसी तरह कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे रसाल सिंह से लेकर तमाम, जो आप देखिए किस पर दाव लगा, राकेश सिंह, तो उन्होंने उसी पर दाव लगाया है ना, जो टूट कर आए हैं, जो नाराज हैं। तो वो जिससे टूट कर आए होंगे तो निश्चित तौर पर उनके साथ उनके समर्थक भी आए होंगे। खासकर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि बीजेपी का एक कैडर बेस कार्यकर्ता रहता है, उसके साथ पूरा अनुशासन होता है, नेता चला जाता है लेकिन कार्यकर्ता नहीं जाता, वो संगठन के लिए काम करता है। लेकिन कांग्रेस में हम देखते हैं कि नेता के अपने समर्थक होते हैं, वो पार्टी से पहले नेता को फॉलो करते हैं, नेता के साथ चलते हैं। तो आप देखिए जब भी कांग्रेस का कोई नेता शामिल होता है, चाहे बंटी बना हो, उसके साथ 5000 की संख्या में लोग शामिल हो जाते हैं। चाहे अन्य कांग्रेस के नेता यदि बीजेपी में आए तो उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए। लेकिन क्या आपने देखा कि बीजेपी का कोई ममता मीणा गई है तो उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गए होंगे? ऐसी खबरें नहीं आती। तो ये एक अंतर है, बेसिक अंतर। इसलिए कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। बसपा ने उनके जो नाराज लोगों को उतारा है उनकी वजह से, और बीजेपी से यदि कोई नाराज होकर किसी दूसरी पार्टी से लड़ता है तो जो बीजेपी का वोटर है वो शिफ्ट नहीं होता है, वो निर्दलीय लड़ता है तो ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचाता है कि जो नाराज होता है पार्टी से वो कार्यकर्ता उसके साथ रहता है। इस वजह से हम देख रहे हैं बुरहानपुर की सीट फंसी हुई है। तो ऐसी सीटें हैं जहां पे निर्दलीय हैं तो वो फंसा रहे हैं, वहां दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी में चले गए हैं तो वो बीजेपी को नुकसान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो फायदेमंद ही साबित हो रहा है एक तरह से। तो आप देखिए कि वो दूसरी पार्टी में गए हैं तो वो किसका वोट काट रहे हैं? कांग्रेस का अधिकांश वोट काट रहे हैं, तो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। तो ये जो तमाम दल हैं वो एक तरह से खेल, जो आपने कहा ना कि सत्ता में आने का जो सपना देख रही थी कांग्रेस, शायद उसको सपने को तोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और ये पहचानने में, ये समझने में, ताड़ने में कांग्रेस चूक कर गई। नहीं तो वो भी एक तरह से समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लेती, या बाकी के जो दल है छोटे छोटे, जैसे हमने बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को देखा है कि उन्होंने गठजोड़ कर लिया। तो छोटे दलों को साथ कर कांग्रेस, मुझे लगता है कि फायदे में होती। लेकिन जो पार्टी बड़े नेताओं को नहीं साथ कर चल पा रही, तो छोटे दलों को कैसे साथती, ये तो एक बड़ी सवाल था। बराबर समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर 3 दिसंबर को पता लग जाएगा कि आखिर हाथी चला तो क्या कमल के फूल को नुकसान किया, या पंजे का कुछ बिगड़ा है, या साइकिल की रफ्तार ने किसका खेल बिगाड़ा। लेकिन इतना तो तय है कि जो भी कुछ नुकसान हुआ है उसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में जरूर आया नज़र आ रहा है, और 3 तारीख को जब नतीजे पूरे सामने जाएंगे तब इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।